मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय जो 6 है उसका अध्ययन कर रहे हैं और पूर्व में हमने इसका एक वीडियो आप तक पहुंचा दिया है। आज हम इसका दूसरा वीडियो जारी कर रहे हैं। आज हमारा बिंदु शुरू हो रहा है आपातकाल के संदर्भ में विवाद। यहाँ से हमें आज अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादस्पद प्रकरण रहा है, क्योंकि आपातकाल की घोषणा की ज़रूरतों को लेकर विभिन्न दृष्टिकोणों का होना और सरकार ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक कामकाज को ठप कर दिया। और आपातकाल के बाद जब शाह आयोग बिठाया गया था और शाह आयोग ने अपनी जांच में पाया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई है, इससे भारत में लोकतंत्र पर अमल के लिहाज से आपातकाल से क्या क्या सबक सीखे जा सकते हैं, यह एक अलग राय मिलती है और इन्हीं के बारे में हमें आगे अध्ययन कर रहे हैं। आपातकाल की घोषणा के कारण उल्लेख बताए हैं कि अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्द का व्यवहार किया गया है और 1975 से पहले कभी भी अंदरूनी गड़बड़ को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। कई हिस्सों में विरोधी आंदोलन चल रहे थे, तो इसे आपातकाल को लागू करने का एक पर्याप्त कारण माना जा सकता है। इस सरकार का तर्क है, भारत में लोकतंत्र है और उसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचक शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। सरकार का मानना था कि बार बार का जो ये आलेख था, बार बार की जो धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ थी, तो इन्हीं की स्थितियों के बारे में विभिन्न प्रकार आंदोलन में जो सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं थी। और इंदिरा गांधी के समर्थक ये भी मानते थे कि लोकतंत्र सरकार के निशाने को साधने के लिए लगातार गए संसाधन संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने सहयोग को चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम में अड़ंगे डाल रही हैं, तो गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। यह कुछ ऐसी बातें रही जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ जो आवश्यक नहीं था वो भी यहाँ आपातकाल की स्थिति में ला दिया और अन्य दल जो मसलन सीपीआई या आपातकाल के दौरान कांग्रेस को समर्थन देना जारी रखा था उन लोग का विश्वास था कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। सीपीआई का मानना था कि ऐसे सूरत में विरोध का एक हद तक प्रतिबंध लगाना उचित है। तो आपातकाल के बाद सीपीआई ने भी महसूस किया कि उनका मूल्यांकन गलत था। तो ये कुछ ऐसी बातें रही। दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का एक तर्क ये भी है कि आज़ादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जो जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा है, जेपी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का ख्याल था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। और गुजरात, बिहार में जो चल रहे विरोध थे उनमें ज़्यादातर समय अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण रहे हैं और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का
मुकदमा भी नहीं चला था। तो ऐसी स्थिति में देश के अंदरूनी मामलों की देखरेख का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है और गृह मंत्रालय ने कानूनी व्यवस्था की बाबत कोई चिंता नहीं जताई। तो अगर कुछ आंदोलन अपने हद से बाहर हो जा रहे थे तो सरकार के पास अपने रोज़मर्रा के अमल में आने वाली इतनी शक्तियाँ थी कि वह ऐसे आंदोलन में हद में ला सकती थी और लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने जैसी अतिचारी कदम उठाने की ज़रूरत कतई नहीं थी। ऐसी स्थिति में देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने निजी ताकत को बचाने के लिए किया है। आपातकाल के दौरान ये सारी आलोचनाएं हुई और इस आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। आपातकाल के दौरान जो होने वाली गतिविधियां हैं, आपातकाल क्रियान्वित में अपने आप में एक विवाद, एक मुद्दा रहा है और सरकार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया है। क्या इस दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ है? बूते में ज़्यादा की गई। सरकार ने कहा है कि आपातकाल के जरिए कानूनी व्यवस्था को सरकार बहाल करना चाहती थी। इस उद्देश्य से सरकार ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की और इसे लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प दोहराया भी। और 20 सूत्रीय में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेती और मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन की भागीदारिता, बंधुआ मजदूरों की समाप्ति आदि कुछ ऐसे मामले थे जिनसे आपातकाल के बाद शुरुआती महीनों में मध्यम वर्ग इस बात से बड़ा खुश हुआ कि विरोध हो गया है, विरोध आंदोलन समाप्त होने की स्थिति में आ गया है या समाप्त हो गया है। सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन लागू हुआ। गरीब और ग्रामीण जनता को भी उम्मीद थी कि कुछ कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के वायदे कर रही है, उन्हें अब कारगर तरीके से लागू किया जाएगा। तो सरकार के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अपेक्षाएं थी और इसी कारण आपातकाल को लेकर ये सबके अलग अलग दृष्टिकोण विचार थे। इन्हीं के आधार पर आपातकाल के कुछ आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि सरकार के ज़्यादा वादे पूरे नहीं हुए। आलोचकों का कहना था कि सरकार अपने वायदों की ओट लेकर ज़्यादगियों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। आलोचकों ने ये भी कहा कि निवारक नज़रबंद के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। आपातकाल के दौरान अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया और दरअसल जो 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, आयोग का आंकलन था कि निवारक नज़रबंद के कानून के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो प्रेस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। शाही आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि दिल्ली बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में 26 जून 75 से रात 2 बजे मौखिक आदेश मिला कि सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी जाए। तो इस प्रकार की जो सेंसरशिप का पूरा ढांचा जो खड़ा किया जा चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ गंभीर आरोप ऐसे लोगों को लेकर लगे कि किसी अधिकाधिक पद पर नहीं थे, लेकिन सरकारी ताकतों का इनसे इस्तेमाल किया गया था। और प्रधानमंत्री के छोटे बेटे जो संजय गांधी उस वक्त किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, फिर भी प्रशासन पर उनका असर था और आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सरकारी कामकाज में दखल भी दिया था। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा ज़बरदस्त नसबंदी करने की मुहैया भी उनकी भूमिका को लेकर बड़े विवाद उठे थे। तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, प्रेस पर पाबंदी, आपातकाल का बुरा असर आम लोगों को ही भुगतना पड़ा और आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातनाएं की घटनाएं भी घटी। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से उजाड़ कर दूसरी जगह बसाने की भी घटनाएं घटी। तो जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह से लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए
मजबूर भी किया गया। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठप पड़ने पर लोगों पर क्या गुजरती है, ये तो उस समय का जो लोग थे उन्हीं को बयां कर सकते हैं, उन्हीं को इस बात का पता है। लेकिन आपातकाल के सामने भारतीय लोकतंत्र की ताकतें और कमज़ोर हो गई। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रहा था, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि थोड़े दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यह है कि भारत में लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर के सामने आई थी कि विपक्ष को आप चाहे कितना भी आपातकाल लागू कर दिया जाए, लेकिन उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, आपातकाल से संविधान में जो वर्णित आपातकाल के प्रावधान है, प्रावधान के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए और जिन बाद में सुधार किया गया, और अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। सामान्य स्थिति में आपातकाल को लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरा, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ और आपातकाल की समाप्ति के बाद आंदोलन ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिकों के अधिकारों की कारगर रक्षा नहीं कर पाई। इससे महसूस हुआ कि नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्परता से कार्य हो। तो इस प्रकार से बहरहाल आपातकाल में जो संकटपूर्ण वर्गों को ऐसे सवाल छोड़े हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जो हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में रोज़मर्रा के कामकाज और विभिन्न दल और समूहों के निरंतर जारी जो राजनीतिक विरोधों के बीच तनाव की स्थिति बनी है, इन दोनों के बीच एक सदा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों के विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए या उन्हें कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए? ये सारी बातें इस आपातकाल के दौरान उभर कर के सामने आई। आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए भी हुआ। संस्थाएं लोकतंत्र स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाए और उन्हें शासकों ने अपने राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए। यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई। इस प्रकार से कुल मिलाकर के सरकार का पुलिस प्रशासन पर एक दबाव आ गया। अब इस आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए 1977 में, तो उस 18 महीने के आपातकाल के बाद 19 जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव कराने का ऐलान कर लिया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यक्रमों को जेल से रिहा कर दिया गया और 1977 में मार्च में चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय मिला था, लेकिन उस कम समय के अंतर्गत भी राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने से पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ चुकी थी और चुनाव के ऐन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी के नाम से एक नया दल बना लिया और इस पार्टी को जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया गया। आपातकाल के खिलाफ जो रहे थे इस पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने भी जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई और इस पार्टी का नाम रखा उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। बाद में यह पार्टी जनता पार्टी में ही शामिल हो गई थी। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप लिया और इस पार्टी ने चुनाव प्रसार में शासन को लोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया। गैर कांग्रेस वोट एक जगह पड़ेंगे, यह बिल्कुल साफ हो चुका था और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। ऐसी स्थिति में जब चुनाव हुए, चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि आज़ादी के बाद
पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई और कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी। उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी उस समय सक्रिय रूप से जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी साथी दल थे उनको 542 में से 330 सीटें मिली और खुद जनता पार्टी ने अकेले 295 सीटें जीत ली थी। इस प्रकार से उत्तर भारत में चुनाव के माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीट नहीं पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में से महज एक एक सीट मिली और इंदिरा गांधी रायबरेली से और उसका पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। इस प्रकार से चुनावों में काफ़ी कुछ बदलाव आया और ये पहली बार हुआ कि जब कांग्रेस सत्ता से एकदम से बाहर हो गई। ये इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की पहली बार सन 1977 के जो चुनाव हुए थे उनमें हुई और मध्यम वर्ग के तबके ने जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर आ जुड़े और इस अर्थ में 1977 के चुनाव में सिर्फ आपातकाल की कथा ही नहीं बल्कि इसके आगे और भी कुछ बातों के संकेत करते हैं। सन 1977 के चुनाव के बाद जब बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री की पद के लिए होड़ मच गई और इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम शामिल हो गए। मोरारजी देसाई 1966 से 67 में कांग्रेस गांधी के इंदिरा के प्रतिद्वंदी रहे हैं और चरण सिंह भारतीय लोक दल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसानों के नेता रहे हैं। जगजीवन राम को कांग्रेस सरकार ने मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की होड़ हो गई और आपातकाल का विरोध जो जनता के कुछ दिनों तक एकजुट रखा था उसमें आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किस दिशा में नेतृत्व अथवा एक साझा कार्यक्रम का अभाव है। ऐसी स्थिति में वहाँ उसे बिखरने की स्थिति आ गई और सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों में, बुनियादियों में बदलाव नहीं ला सकी और जनता पार्टी बिखर गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार ने 18 माह में अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन पार्टी में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार में मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही और 1980 में जनवरी में लोकसभा के चुनाव नए सिरे से हुए और चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो गई। इस प्रकार से 77 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 में चुनाव में एक बार फिर 1971 के जो चुनाव हुए थे उस 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई और 1977 और 80 के चुनाव के में जो बीच दलगत प्रणाली में नाट के बदलाव आए वो 1969 से पहले कांग्रेस विविध विचारधारा गतिमति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक से समेट कर चलती थी। उससे बदलते हुए स्वभाव से कांग्रेस ने स्वयं को एक विशेष विचारधारा से जोड़ा और अपने देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि गहरे सामाजिक और विचारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है। इसके साथ साथ कांग्रेस सरकार ने काफ़ी कुछ आमूलचूलन परिवर्तन में आए बदलाव से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर हुए और इस गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की जो तरफदारी की थी वो विपक्ष के नेताओं ने अब यह बात साफ साफ नज़र आने लगी कि चुनाव में गैर कांग्रेस वोट बिखरने नहीं चाहिए। इसे बीच 1977 के चुनाव में जो भूमिका निभाई थी, लेकिन
चुनाव में जो हुए थे उनमें गैर कांग्रेस सरकारें बनी थी। पिछड़ी जाति के नेताओं ने भी वहाँ काफ़ी कुछ अपनी भूमिका निभाई थी। बिहार में पिछड़ी जाति के आरक्षण के सवाल पर बहुत ज़ोर शोर मचा था और नियुक्ति में इस आयोग में पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में पर्याप्त आश्वासन या भूमिका निभा करने के पश्चात आपातकाल के बाद चुनाव में दलीय व्यवस्था के भीतर बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। आपातकाल और उसके आसपास की अवधि में इसे संवैधानिक अवधि के रूप में देखा गया और संवैधानिक संघर्ष में आपातकाल के जो दौर था उसमें सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, नेतृत्व में ठप होने लगे और भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए ही करेगी। तो यह ऐसा एक दौर रहा जिसमें संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठक पटक रही, जिससे स्पष्ट हुआ कि संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतः स्फूर्ति जन भागीदारिता पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया और इसी तनाव के कारण ये कहा जा सकता है कि हमारी एक दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई और जिसे हमें कुछ अभिव्यक्ति समझने की कोशिश करेंगे, जो इसको हमें आगे जब हम चलेंगे और जो जन आंदोलन का पाठ पढ़ेंगे उस जन आंदोलन के पाठ में इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।